अगर आप सैलरीड पर्सन हो, बिजनेस करते हो या फिर फ्रीलांसर हो, तो हर साल आपको जो टैक्स लगता है वो आपको लगता होगा कि टैक्स बहुत ज़्यादा कट रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ इनकम की नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग की है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको इनकम टैक्स से ऐसे लीगल रूल्स जो मैं आपको बताऊँगी, जो लॉ में लिखे हुए हैं, लेकिन 90% जो इंडियन है उसे कभी यूज़ भी नहीं करते हैं। हाय, मेरा नाम पिंकी जायसवाल है। ये वीडियो को कोई शॉर्टकट या कोई फ्रॉड नहीं सिखाएंगे मैं यहाँ पे। मैं आपको यहाँ पे प्योर जो इनकम टैक्स एक्ट के जो लीगल सेक्शन पे बेस्ड है वो वीडियो मैं आपको बना रही हूँ। ये वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे तो आप खुद कैलकुलेट कर पाओगे कि आपका टैक्स लीगली कितना आप बचा सकते हो। पहला मैं आपको बता रही हूँ HRA। अगर आप पेरेंट्स के घर पे रहते हो तो आप उनको रेंट देकर भी आप अपना टैक्स बचा सकते हो। ये बहुत ऐसी चीज़ है जो लोगों को पता भी नहीं होता, क्योंकि हम समझते हैं कि हम पेरेंट्स के घर पे रह रहे हैं, ओन्ड पेरेंट्स है, तो हम वहाँ पे HRA का क्लेम करके हम उसमें अपना पैसा जो है टैक्स बचा सकते हैं। अब कैसे इसका रूल जो आप समझिए कि सबसे पहले बड़ा जो मिथ जो लोगों को होता है कि ये होता है कि लोग सोचते हैं कि अगर हम पेरेंट्स के घर में रहते हैं तो HRA नहीं मिलेगा, बट ये गलत है। इनकम टैक्स के लिए इसमें मालिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, रेंट का एक्चुअली पेमेंट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पेरेंट्स के घर पे रहते हो, उनको रेंट देते हो और रेंट का रिसिप्ट या फिर बैंक ट्रांसफ़र प्रूफ अगर आप अपने पास रखते हो, तो बैंक दोनों मिलाकर आपको 100% HRA जो होगा वो लीगल बनता है। तो गवर्नमेंट के लिए ये मैटर करता है कि पैसा कहाँ गया या नहीं गया, घर किसका है ये सेकेंडरी है। दूसरा मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर, जैसे कि लोग सोचते हैं कि जो मेरा सैलरी है CTC है उसके ऊपर टैक्स मेरा लग रहा है, पर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि CTC फिक्स नहीं होता है, इसको डिज़ाइन किया जाता है, जो कि टैक्स फ्रेंडली अलाउंस है, जो LTA है, जो कि ट्रैवल अलाउंस है, फ़ोन एंड जो आपका इंटरनेट अलाउंस है, यूनिफॉर्म अलाउंस है, बुक एंड जर्नल अलाउंस है। ये सेम सैलरी, लेकिन स्ट्रक्चर अगर आप चेंज करते हो तो 20 से 30 हज़ार का टैक्स का डिफरेंस आ सकता है। कोई इन्वेस्टमेंट बेस आप अगर सेविंग प्लान कर रहे हो, जैसे ATC में सब लोग जानते हैं, लेकिन ATC का मिसयूज सबसे ज़्यादा होता है। गलती कहाँ होती है कि आप LIC या कोई इंडोमेंट पॉलिसी ले लेते हो और सोचते हो कि मेरा टैक्स बच रहा है, तो इसमें आपको लॉस मेकिंग ये आपका डील होता है। स्मार्ट ऑप्शन क्या है, आप PLSS पे जा सकते हो जिसमें आपको टैक्स भी है, ग्रोथ भी है। PPF आप यूज़ कर सकते हो जो सेफ भी है, और दूसरा टैक्स फ्री मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। EPF भी आप कर सकते हो जो लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए बहुत अच्छा। टैक्स बचाने के नाम पर अगर आप पैसा नहीं ग्रो हुआ तो फिर टैक्स सेविंग का कोई मतलब नहीं होता। तीसरा अगर मैं आपसे बात करूँ तो NPS का है, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि वो एक्स्ट्रा 50,000 जो लोग मिस कर देते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है कि कैसे NPS से पैसा बचाते हैं। ATCCD1B जो सेक्शन है वो यही है, जिसकी वजह से मिडिल क्लास हर साल 50,000 का एक्स्ट्रा टैक्स बचा सकता है। ATC के ऊपर ये एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता है, मतलब रिटायरमेंट के लिए कोई आप डिसिप्लिन आपका एक बन जाता है। यहाँ से एम्प्लॉयर को NPS है तो ये ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि जो लोग NPS को बेकार बोलते हैं वो सिर्फ लॉक इन से डरते हैं, बेनिफिट नहीं देखते हैं। अब अगर मैं आपसे बात करने वाली हूँ हेल्थ या फैमिली बेस्ड सेविंग के बारे में, जिसे अगर आप ATD में अगर आप डिडक्शन चाहते हो तो इंश्योरेंस और टैक्स दोनों आप बचा सकते हो। जैसे कि ATD एक ऐसा डिडक्शन है कि जो कि टैक्स भी बचाता है और आपके पैसे भी। इसका लिमिट जो अगर मैं इसकी बात करूँ तो सेल्फ और फैमिली को मिलाकर 25,000 को आप का सेविंग यहाँ पे डिडक्ट होता है, और अगर आप पेरेंट्स को ऐड करते हो तो 50,000 की लिमिट है। तो सीनियर सिटीजन अगर पेरेंट्स अगर आपके हैं जो 60+ है तो 75,000 का यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है। तो और एक चीज़ इसमें ये भी होता है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी इसमें अलाउड है। अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हो तो इसका भी डिडक्शन आप ले सकते हो।
एक बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि एक सेक्शन होता है 80DDB, जो कि सीरियस डिजीज़ में रिलीफ मिलता है। जैसे कि अगर फैमिली में कोई सीरियस डिजीज़ हो किसी को, तो इंश्योरेंस भी अगर आपने उसका नहीं ले रखा है तो गवर्नमेंट भी यहाँ पे आपको रिलीफ देती है। इसका डिडक्शन आपको 40,000 से 1 लाख होता है, लेकिन इसमें डॉक्टर का सर्टिफाइड रिक्वायर होता है, मतलब वो सर्टिफिकेट अगर आपको बना के देंगे, ये कंपलसरी है, तभी आपको ये क्लेम आप ले सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत तरह के लोन लिए होंगे, तो लोन से भी टैक्स बेनिफिट होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। अगर आपने कोई एजुकेशन लोन ले रखा होगा तो इसमें अनलिमिटेड डिडक्शन होता है। मतलब एजुकेशन लोन महंगा लगता है, लेकिन टैक्स एंगल से देखें तो ये सबसे चीप एंड बेस्ट है। सेक्शन 80E, जो कि सिर्फ इंटरेस्ट इसमें डिडक्टेबल होता है, इसका कोई लिमिट नहीं होता है, 8 साल तक इसका आप बेनिफिट ले सकते हो। होम लोन, अमीर लोग यही सबसे बड़ा गेम खेलते हैं, इसलिए रिच लोग लोन लेने से नहीं डरते हैं, क्योंकि अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर आप है और आप होम लोन लिए हो तो इसका जो इंटरेस्ट का लिमिट होता है वो 2 लाख तक आप इसको यूज कर सकते हो, आपको इसमें बेनिफिट मिलता है। अगर आप रेंटेड कोई प्रॉपर्टी है उस पर आपका होम लोन चल रहा है तो इसका इंटरेस्ट का कोई लिमिट नहीं है, और जो इसका अगर कोई लॉस होता है तो वो भी आपको यहाँ पे सेटअप हो जाता है, वो भी अलाउड है। कैपिटल गेन टैक्स, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि स्टॉक मार्केट में या लगाते होंगे पैसा, और या फिर लैंड या प्रॉपर्टी सेल करते होंगे, तो वहाँ पे वो सोचते होंगे कि अब हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका भी एक बेनिफिट है, मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ जिससे आप ये बचा सकते हो। कैपिटल गेन टैक्स कब लगता है? जब आप पैसा आइडियली छोड़ देते हो, मतलब आपने अगर प्रॉपर्टी सेल करी और वो पैसा आपको मिला, आप कहीं उसको री इन्वेस्ट नहीं करते हो, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। सेक्शन 54 या 54 ऐप में और 54 EC बॉन्ड्स अगर आप लगाते हो, कोई बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिए, तो कैपिटल अकाउंट जो आपका होता है, जो आपको टैक्स देना होता है, वो 0 हो जाता है। टाइमिंग का बहुत आपका मैटर करता है। ऐसा नहीं कि आप इस फाइनेंशियल ईयर में आपको पैसा आया और आप री इन्वेस्ट कर रहे हो अगले फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको देना पड़ेगा टैक्स। तो पहले प्लानिंग के साथ अगर आप करते हो तो आपका यहाँ टैक्स बच सकता है। स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करते हो तो लॉस भी एक एसेट है। स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ प्रॉफिट नहीं, लॉस को भी यूज़ करते हैं। LTCG में 1 लाख तक का 0 टैक्स देना पड़ता है, और लॉस सेटअप या फिर कैरी फॉरवर्ड इसमें अलाउड है। बिजनेस या फिर साइड इनकम वालों लोग के लिए एक इंसेंटिव टैक्स, मतलब 44AD या फिर 44ADA के सेक्शन में आपका, जैसे फ्रीलांसर हो, यूट्यूबर हो, या कोई स्मॉल बिजनेस के लिए ये होता है। ये एक जैकपॉट की तरह है, जहाँ पे सिर्फ आपको 6 से 8% का इनकम टैक्सेबल है, कम कंप्लायंस है और कम टेंशन भी। आपका कोई बिजनेस एक्सपेंशन का प्लान है तो आप इस पे भी डिडक्शन ले सकते हो, ये एक लीगल डिडक्शन है। आप इस पे जैसे क्लेम कर सकते हो कोई मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, ट्रैवलिंग हो, ऑफिस, अगर आप कोई ऑफिस रेंट पे लिए हो तो वो दिखा सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आपका पर्सनल और बिजनेस मिक्स करना गलत नहीं है, बिना प्रूफ के क्लेम करना गलत है। 12 लाख का सैलरी वाला बंदा बिना प्लानिंग के 1.1 लाख का टैक्स देता है, और वही बंदा HRA, NPS, ATC यूज करके सिर्फ 35 से 40 हज़ार का टैक्स देता है। तो डिफरेंस क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग का। टैक्स बचाना लीगल नहीं है, टैक्स छुपाना क्राइम है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो गवर्नमेंट ने जो लूपहोल्स खुद ही बनाए हैं, बस प्रॉब्लम ये है कि लोग जो है रूल्स को नहीं पढ़ते हैं, ना जानने चाहते हैं। तो कमेंट करो सैलरी, बिजनेस या फ्रीलांस, और मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी कैटेगरी में वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल को दबा दो, क्योंकि यहीं पे आपको मिलती है रियल फाइनेंस की नॉलेज बिना किसी बकवास के। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।